हेलो दोस्तों, लेके आए हैं आज हम विलयन का नया लेक्चर। और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं परासरण, परासरण दाब और प्रतिपरासरण के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आओ हम देखते हैं इस नए लेक्चर को। यदि आप लोगों ने इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो उन लेक्चरों को जरूर देखें। ठीक है, इसी चैनल पर अपने पास में पड़ा हुआ है। तो आओ चेक करते हैं अगले लेक्चर की तरफ हम मूव करते हैं। तो अपने पास में दे रखा है, देखो मूव करते हैं। सबसे पहले हमें परासरण को पढ़ने के लिए हमें आवश्यकता होती है किसकी? अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है। किसकी? अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है। देखो दोस्तों, हमने अर्धपारगम झिल्ली तो देखी होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, लेकिन पता नहीं होता कि आखिर अर्धपारगम झिल्ली है। आप देखें यहाँ पे कि अर्ध पारगम, अर्ध का मतलब आधा, पारगम का मतलब निकलने वाला। तो कुछ आधी आधी चीजें निकलेंगी, कुछ आधी आधी चीजें नहीं निकलने वाली। इसके नाम से ही कुछ काम क्लियर हो रहा है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब आधा जाएगा आधा नहीं जाएगा। अब आधा कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा इसके लिए हम बताते हैं आपको। तो अर्ध पारगम झिल्ली वो झिल्ली होती है कि जिससे केवल और केवल विलायक के कण तो गुजर जाते हैं, जबकि विलेय के कण गुजर नहीं पाते हैं। क्योंकि विलेय के कणों का आकार बड़ा होता है जबकि विलायक के कणों का आकार छोटा होता है, जिसके कारण विलायक के कण तो आसानी से गुजर जाएंगे और विलेय के कण को ये दाने नहीं देती। तो ऐसी झिल्ली को हम क्या बोलते हैं? अर्धपारगम झिल्ली बोलते हैं। जैसे आपने देखा है अंडे की जो सेल बॉल है, अंडे को हमने तोड़ा, उस काले सफेद कलर का जो अपने पास में कवच होता था कैल्शियम कार्बोनेट का, उसको हमने तोड़ा, उसके अंदर हमें पतली सी झिल्ली मिलती है, अंडे के ऊपर चढ़ी हुई होती है। वो हमारी क्या होती है? अर्धपारगम झिल्ली। जैसे तोड़ के निकाल के दिखा रहा है कि क्या इसके ऊपर चढ़ी हुई है। वैसे ही हमने देख के हमारे पास में प्याज के ऊपर होती है। आपके प्याज पास में प्याज के तोड़ो तो प्याज में से एक पतली सी झिल्ली वहां से भी निकलती है। तो वो भी हमारी क्या है? एक अर्ध पारगम झिल्ली दे रखी है। तो ऐसी झिल्ली हमें देखने के लिए मिलती हैं। मतलब इन्हें हम प्राकृतिक रूप से भी प्राप्त कर सकते हैं और हम इन्हें बना भी सकते हैं। अपने पास में कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली होती है, हम उसको क्या करते हैं? हम बनाते भी हैं लैब के अंदर। तो अपन देखते हैं आखिर ऐसी झिल्ली कौन सी झिल्ली दे रखी है, इसको अपन समझते हैं। पहले इसमें दे रखा है एक अर्धपारगम झिल्ली वह झिल्ली होती है जिसमें कुछ विशेष कण, विशेष कण का मतलब क्या? विलायक के कण ही। जैसे अपने पास में जल के अणु को पार करने देती, मतलब पार करने का मतलब गुजर जाती है, लेकिन बड़े कणों को और आयनों को रोक देती है। तो जो विलेय के कण होते हैं उनको रोक देती है, विलेय के कणों को नहीं जाने देती है, जबकि विलायक के कणों को आसानी से गुजर जाने देती है। अर्धपारगम झिल्ली कहलाती है। देखो अपने पास में उदाहरण में यदि हम बात करें तो कोशिका झिल्ली, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली भी एक अर्धपारगम झिल्ली है। विसरण की प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाली, मतलब विसरण का ऑस्मोसिस में प्रयुक्त होने वाली, अभी हमें परासरण ही पढ़ना है तो उसके अंदर उपयोग होने वाली जितनी भी झिल्लियां होंगी वो भी हमारी अर्धपारगम झिल्ली कहलाएंगी। कुछ विशेषताएं दे रखी हैं, एक छोटे अणुओं को गुजरने देती है। बात हम वही बोल रहे हैं, वही बात घुमा फिरा के हमसे बोली जा रही है, मतलब हम पागल समझा जा रहा है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, अपन पागल नहीं है। इसमें देखो बड़े अणुओं जैसे शर्करा व प्रोटीन को रोकती है, मतलब शर्करा और जो प्रोटीन होते हैं वो विलेय के कण हो जाते हैं, जिसके कारण ये गुजरने नहीं देती है। इसका हम प्रयोग प्राकृतिक और कृत्रिम रूप दोनों में होता है, हमने आपको बता दिया। प्राकृतिक रूप में भी पाई जाती है, जैसे हमने अंडे की झिल्ली बोल दी, या हमने किसकी बोल दी? प्याज की झिल्ली बोल दी। जबकि कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली एक कृत्रिम रूप से बनाई हुई झिल्ली है, कृत्रिम रूप से बनी हुई झिल्ली है। अब देखो उदाहरण के रूप में उपयोग आखिर हम करेंगे का इनका? काय को हम पढ़ रहे हैं भाई साहब? झिल्ली झिल्ली झिल्ली। तो अपने पास में अभी आ रहा रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको हम बोलते हैं RO, वाटर प्योरीफायर, पानी को शुद्धिकरण के लिए हम उपयोग करते हैं। प्लांट सेल की झिल्ली में अपने पास में जो अपने पास में पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर भी सेल होती है, उसके अंदर भी झिल्ली उपस्थित होती है। तो ये सारी हमारे पास में क्या होती है? झिल्लियां होती हैं। तो आपको तो बस यही समझना है कि अर्ध पारगम का मतलब
कुछ जा पाएंगी, कुछ नहीं जा पाएंगी, लेकिन कौन जा पाएगा? केवल विलायक के कण जाएंगे, विलेय के कणों को नहीं आने देगी, रोक लेगी बाहर। ठीक है, तो इस तरीके का है। आओ अपन आगे बढ़ते हैं, देखो क्या है अपने पास में। अब हमें जो परासरण है, ऑस्मोसिस है, इसके अंदर हमें आवश्यकता पड़ने वाली है किसकी? तो अर्धपारगम झिल्ली की। तो देखो अर्धपारगम झिल्ली को हम पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। हमने पहले सुंदर सुंदर सा डायग्राम बनाया, और इस डायग्राम को आप लोग समझेंगे, उसके हिसाब से ही कम काम करेंगे, उसके बाद ही हम परिभाषा पढ़ेंगे। क्योंकि परिभाषा तो जो दी है वो हमें शब्दों में नहीं, हमें उसकी भावनाओं से समझना है। यदि हम समझने पर फोकस करेंगे रटने की तुलना में, तो हम ज्यादा चीजों को सीखेंगे और बढ़िया तरीके से लिख के आएंगे पेपर में। ठीक है, अब देखो अपन ने क्या किया यहाँ पे। हमने बीच में अर्धपारगम झिल्ली को बना लिया, दोनों तरफ हमने लबालब विलयन को भर दिया। यदि आप विलयन ले रहे हैं तो आपको इनकी सांद्रताएं भिन्न भिन्न लेनी पड़ेंगी। क्या लेनी पड़ेंगी? भिन्न भिन्न सांद्रताएं लेनी पड़ेंगी। जबकि यदि आप क्या ले रहे हो, विलायक और विलयन ले रहे हो, तो वहां पर भी अंतर आने वाला है। तो देखो हमने एक अर्धपारगम झिल्ली को लिया। किसको लिया? अर्धपारगम झिल्ली है हमारी पास में, SPM लिख रहे हैं शॉर्ट रूप में। SPM का मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम झिल्ली है। हमने क्या किया, एक पात्र लिया और उस पात्र में एक अर्धपारगम झिल्ली लगाई, और दोनों तरफ पर दो भिन्न भिन्न सांद्रताओं के विलयनों को भर के रखा। समझ लेना, ध्यान रखना, कुछ किताबें विलायक और विलयन लिख रही हैं, हम दोनों ही विलयन ले रहे हैं। एक हमने लिया तनु विलयन। क्या लिया? तनु विलयन। और दूसरी तरफ हमने लिया किसको? सांद विलयन को लिया हमने। किसको लिया? सांद विलयन को लिया। एक तरफ तनु विलयन लिया, जबकि दूसरी तरफ हमने किसको लिया? सांद विलयन को लिया। अब समझते हैं, यहाँ पे देखो क्या है अपने पास में। तनु विलयन का मतलब क्या है? तो क्या मतलब बताइए? तनु का मतलब है यदि हमने दोनों की मात्रा बिल्कुल बराबर ली है, मतलब विलयन जो लिया है बढ़िया तरीके से, एक गिलास लिया है। अब उस गिलास में यदि हम देखें एक तनु एक सांद है, तो हम उसमें क्या करने वाले हैं? तनु का मतलब क्या है? विलेय। विलेय क्या होगा? कम घुला होगा। मतलब आपने चीनी कम घोली है एक गिलास में, एक गिलास में ज्यादा घोली है, तो यहाँ पे क्या होगा? विलायक की मात्रा ज्यादा होगी, क्योंकि आपने विलयन तो कुल मिला के एक ही गिलास लिया है ना। जबकि सांद का मतलब क्या है? सांद का मतलब है क्या? विलेय की मात्रा ज्यादा होगी। क्या होगी? विलेय ज्यादा होगा। जबकि विलायक क्या होगा? विलायक कम होगा बाबा जी। क्या होगा? कम होगा। जब विलायक कम होगा तो आपको पता है किसी भी चीज का स्वतः प्रवाह जो होता है वो हमेशा उच्च से निम्न की तरफ होता है। चाहे वो ताप हो, चाहे पानी का प्रवाह हो, चाहे गैस का प्रवाह हो, चाहे किसी भी चीज का प्रवाह हो, हमेशा उच्च से निम्न की तरफ जाता है। और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इस झिल्ली से केवल और केवल कौन गुजरता है? तो गुजरते हैं केवल और केवल विलायक के कण। तो आप देखें विलायक की मात्रा ज्यादा कहाँ पे है? यहाँ पे दे रखी है। तो विलायक यहाँ से टोए 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 इधर से इधर की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे, और ये जो प्रवाह हो रहा होगा वो स्वतः हो रहा होगा, अपने आप हो रहा होगा। ये प्रवाह अपने आप आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि अपने आप प्रवाह हो रहा है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? परासरण कहलाती है। कि इसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब? परासरण बोलने वाले हैं। अब देखो समझते हैं, इनकी भाषा को पढ़ते हैं, आखिर ये सही लिख रहे हैं, गलत लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। आपको तो समझना बिल्कुल यही है जो हम बता रहे हैं। इसमें देखो परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें अणु एक अर्धपारगम झिल्ली मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के माध्यम से कम सांद्रता वाले विलयन या घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की तरफ की ओर प्रवाहित होते हैं।
तो भाई साहब आपको एक क्लियर होना चाहिए। हम सोचते हैं कम से अधिक की तरफ क्यों कैसे जा रहा है, तो ऐसे जा रहा है। विलयन को नहीं मूव कराना है, हमें विलायक को मूव कराना है, तो विलायक तो हमेशा उच्च से निम्न की तरफ ही जा रहा है ना। तो आप देखें यहाँ पे कम सांद्रता से अधिक सांद्रता, ध्यान देना सांद्रता शब्द आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये ना हो कि विलायक की अधिक मात्रा से विलायक की कम मात्रा लिखा हो और आप सोचें अरे सर आपने तो गलत बता दिया था, वहां पे विलायक लिखा है सर, यहाँ पे सांद्रता लिखा है और विलयन घोल बोल रहा है, ठीक है। तो कहां से अपन क्या बोलेंगे, वही प्रक्रिया जिसमें क्या है कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ होने वाला विलायक के कणों का स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। इसको हम परासरण बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे भी देखते हैं परासरण से क्या हुआ। अब देखो अपन क्या करते हैं आगे, हमारे पास में दे रखा है कि उदाहरण दिए हैं यहाँ पे कि परासरण आखिर मिलता कहाँ पे है, काय को पढ़ रहे हैं भाई साहब। तो अपने पास में पौधों की जड़ों द्वारा पानी का अवशोषण, जो अपने पास में पौधे की जड़ें होती हैं वो पानी को खींचती रहती हैं, मिट्टी से पानी पौधों की जड़ों में प्रवेश करता है। देखो पानी ही कर पाया, मिट्टी नहीं कर पाई, तो किसके कारण, पारगम झिल्ली और परासरण के कारण हुआ। दूसरा, किशमिश का पानी में भिगोने पर फूल जाना। आप देखते हैं जैसे ही हमने किशमिश दाख को पानी में या तनु विलयन दूध में डाल दिया तो किशमिश क्या हो जाती, फूल जाती है। वो भी प्रक्रिया किसके कारण, परासरण की क्रिया के कारण। या ऐसा हो कि आपसे बोल दिया जाए लाल रक्त कणिकाएं भी फूल जाती हैं, तो वहां पे भी परासरण की क्रिया के कारण। या आपसे ऐसा बोल दिया जाए कि हमने अंगूर को सांद विलयन में डाल दिया, सांद विलयन का मतलब चाशनी में डाल दिया, तो अंगूर क्या होता है, पिचक जाता है, सुकड़ जाता है। तो वो भी क्रिया किसके कारण, परासरण की क्रिया के कारण ही ये सब चीजें हमें देखने के लिए मिलती हैं कि सारी की सारी चीजें क्या है, परासरण के कारण हो रही है, ठीक है। तो ये सब क्या है अपने पास में परासरण के कारण ही आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आखिर हमें अब आगे क्या करना है, तो देखते हैं क्या करना है, दिखाते हैं। आगे मिला एक शब्द परासरण दाब, तो अब देखो इसको भी हम समझते हैं आगे। पहले हम सुंदर सुंदर डायग्राम बनाएंगे और आप लोग उस डायग्राम को देखेंगे। अरे सर देखना ही है तो हम देखते रहेंगे, देखिए देखते जाइए आप, सर बिल्कुल देख रहे हैं। यहाँ पे हमने इस तरीके का बिल्कुल जैसा डायग्राम वहां पे बनाया था वैसे ही यहाँ पे बनाना है। वैसे ही बनाना है तो बना ही काय को रहे हो, अरे उससे थोड़ा सा अलग है भाई साहब। लो ये हमने लगा दी यहाँ पे कौन सी झिल्ली, कौन सी झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को हमने लगा दिया। ये हमारा क्या है, SPM, क्या है, SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये हमने लगा दिया। अब देखो इसके अंदर बढ़िया तरीके का हमने विलयन को भर दिया। ओ हो। चलो अभी इसको हटा दो, इसकी हमें आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है, अपन प्रति परासरण नहीं पढ़ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, हटा देते हैं, बंद हो जाने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हम बनाएंगे उस तरीके का एक और। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे भर दिया लबालब पानी, लबालब विलयन बना के भर दिया भाई, लबालब बिल्कुल। और क्या किया यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे लगाया बढ़िया तरीके का पिस्टन। सर बढ़िया तरीके की होती है सारी पिस्टन, ये क्या बढ़िया तरीके का, मतलब ऐसा कि जो दाब लगा सके बाहर से। एक पी बाहर लगाया हमने, बाहरी दाब लगाया। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे क्या किया, एक तरफ हमने भरा किसको, पानी को नहीं, तनु विलयन को। एक तरफ भरा हमने सांद विलयन को, तनु विलयन, दूसरी तरफ भरा हमने किसको,
सांद विलयन को भरा हमने, एक तरफ तनु को, एक तरफ हमने सांद को भरा। तो देखें आप यहां से तनु विलयन का मतलब क्या है, हमने आपको बता दिया है। तनु का मतलब लेकम, विलायक ज्यादा, ज्यादा, ओ हो। जबकि सांद का मतलब विलेकम, ओ बिले ज्यादा, कैसे कम, गुस्सा हो जाएगा, बुरा मान जाएगा, विलायक कम। तो आप बताएं यहाँ पे अर्धपारगम झिल्ली से कौन गुजरेगा, गुजरेगा सर, केवल और केवल विलायक कण। तो विलायक के कण स्वतः गति करेंगे कहां से, अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ, और एक क्रिया क्या कहलाएगी, परासरण कहलाएगी, जो अभी हाल हमने जस्ट पढ़ा हुआ है। अब क्या है अंतर, क्या है, परासरण दाब क्या है, तो हमें लगाना वह बाह्य दाब लगाना है जिस दाब पर परासरण की क्रिया रुक जाए। तो हमने यहाँ पे लगाया एक परासरण दाब को मापने के लिए एक दाब मापी भी लगा दी। लो भाई साहब दाब मापी है, दाब को माप के देगी हमें भाई साहब कितना दाब लगा रहे हैं आप। तो हमने यहाँ पे लगा दी दाब मापी को, लगा के रख दिया कि हमारे पास में दाब मापी है। अब हमने क्या किया, ये जो परासरण की क्रिया हो रही है, तनु विलयन से पानी सांद विलयन की तरफ जा रहा है, विलायक के कण स्वतः गति कर रहे हैं, अब इसको हमें रोकना है। तो हमने बाहर से बाह्य दाब लगाया, बाहर से दाब लगाया। ध्यान रखना ये दाब कहां की तरफ लगेंगे, सांद विलयन की तरफ लगा देंगे। यदि गलती से आपने तनु विलयन की तरफ लगा दिया तो होगा क्या, पानी और तेजी से भागेगा और इधर की तरफ चला जाएगा। तो अपन को क्या करना, आराम से भेजना है, रोकना है, ना कि और तेजी से बढ़ाना है। तो हमने इसको सांद विलयन की तरफ लगाया, जिससे हुआ क्या, इधर से दाब लगेगा, धक्का लगेगा, जिसके कारण ये विलायक के कण आना रुक जाएंगे। और जिस बिंदु पर या जिस दाब पर परासरण की क्रिया रुक जाती है वह दाब क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है, उसे हम बोलेंगे परासरण दाब बोलेंगे। अब देखो परासरण दाब को हम यहाँ से बेसिकली हम पाई से निरूपित करते हैं, लेकिन दाब है तो कुछ लोग पी से भी निरूपित कर देते हैं, कुछ लोग का मतलब कुछ किताबें पी से भी निरूपित कर देती हैं, लेकिन हम तो पाई से ही करते हैं, तो हमने आपको बता दिया कि पाई। अब पढ़ लेते हैं इसकी परिभाषा। परासरण दाब वह न्यूनतम बाहरी दाब है, हम बाहरी ही लगा रहे हैं भाई, तो बाहर से लगा रहे हैं, अंदर से काम नहीं हो रहा, कुछ बाहर से हो रहा, जो एक गोल पर लगाया जाता है, एक गोल नहीं सांद विलयन पर लगाया जाता है, ठीक है, ताकि परासरण की क्रिया को रोका जा सके। जो परासरण हो रहा है उस क्रिया को हम रोक दें। लो भाई जब रोक दिया, जैसे ही हमने परासरण की क्रिया को रोक दिया तो वो क्या कहलाएगा, परासरण दाब कहलाएगा। हम देखो अपने पास में यह दाब पानी के बहाव कम सांद्रता से जो अधिक सांद्रता की तरफ विलायक के कण जा रहे थे उसको रोकने के लिए लगाया जाता है। जो पानी के कण भाग रहे थे ना, अपने आप जा रहे थे, उनको हमने रोक दिया परासरण दाब लगा के, तो यह दाब हमारा क्या कहला, परासरण दाब कहलाया। इसको हमने क्या बोला, परासरण दाब बोल दिया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो परासरण दाब है, तो परासरण दाब के लिए हमारे पास में एक समीकरण आई, और इस समीकरण हमें क्या मिली, आपको मिली, तो आप बताओ, पाई बराबर CRT, जो कि अपने पास में एक समीकरण आई। पाई यहाँ पे क्या था, पाई परासरण दाब था, क्या था, परासरण दाब था। आर के सी क्या था, सांद्रता थी, क्या थी, सांद्रता थी, सांद्रता। आर क्या था हमारे पास में, विलयन नियतांक था, नियतांक था, जिसकी वैल्यू होती है 0.0821 होती है। ये आर की वैल्यू है, किसकी है, आर की वैल्यू है। लेकिन क्वेश्चन में इतना मान रखेंगे ना तो हमसे तो नहीं होती साधारण सी कैलकुलेशन, हम इसके दशमलव के 4 अंक दे रखे हैं, हम तो पसीना छोड़ देंगे, लेकिन क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएगा।
तो इसको शांति से सरल बनाने के लिए हम 1/12 हम क्वेश्चन में उपयोग करते रहेंगे, केवल और केवल किस लिए, गणना को सरल बनाने के लिए, कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए। आप देखें टी क्या है, टी सर बचपन से ही ताप चला रहा है, लेकिन आप गलती से टाइम मत कर देना, समय नहीं है, ताप है, टेम्परेचर, वो भी एलिमेंट में रखेंगे। अब देखो क्या है, कई बार हमसे पूछ लेता, अरे भाई साहब सिद्ध करके दिखाओ कि पराशरण दाब व विलेय के अणुभार के मध्य आप संबंध स्थापित करके दिखाओ। तो हमें पता है C बराबर क्या होता है, सांद्रता बराबर विलेय के मोल बटे में विलयन का आयतन, यही तो होती है सांद्रता, यही तो होता है मोलारता। तो पाई बराबर अपने पास में N बटे भी RT मिल जाएगा, पाई बराबर N बटे भी RT मिल जाएगा। और आपको पता है N क्या है, मोल, तो अपने पास में W बटे M भी रख सकते हैं, भार बटे अणुभार, और अपने पास में VRT मिल जाएगा। तो हमारे पास में एक समीकरण मिल चुकी है, पाई बराबर W बटे M VRT। अब जो M आया वो क्या आया यहाँ पे, W विलेय का भार आया, विलेय का भार आया, किसमें, ग्राम में, ठीक है। एक क्या है, M, बड़ा M का मतलब बड़े मामा नहीं, यहाँ पे क्या है, विलेय का अणुभार है, यहाँ मामा मामी नहीं आएंगे, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार है। भी विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, ध्यान रखना यहीं पे गलती होने वाली है, किसमें, लीटर में, लीटर, क्यों, क्योंकि सांद्रता के अंदर भी किसमें रखते हैं, हम लीटर में रखते हैं भाई साहब, लीटर में रखते हैं, तो हमारे पास में लीटर में आएगा, लीटर में आएगा। तो इस तरीके से हम इसके मान को रखने वाले हैं कि लीटर में रखा जाएगा, तो अपने पास में पराश्रदा मिल जाएगा, ठीक है। तो अपने पास में यदि क्वेश्चन में आपसे बोलता है कि सिद्ध कीजिए कि विलेय के अणुभार व पराशरण दाब के मध्य संबंध स्थापित कीजिए, तो आपको पाई बराबर क्या मिल जाएगा, W बटे M भी RT आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम बता सकते हैं। अगला देखो आगे अपना क्या है, अपने पास में शब्द आया प्रतिपरासरण, ध्यान रखना इसका इंग्लिश नाम भी आप ध्यान रखना, गलती से भी ऐसा ना हो कि आप अकेले हिंदी नाम को ही देख रहे हैं। भाई साहब यहाँ पे कई बार पेपरों के अंदर आपको रिवर्स ऑस्मोसिस हिंदी में लिख के रख देते हैं, इसीलिए आप इसका इंग्लिश नाम भी ध्यान रखें, नहीं तो आप सोचें अरे सर हम तो इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले थे और इसने कैसे इंग्लिश मीडियम में लिख दिया, इंग्लिश में लिख के लिख दिया। तो हम आपसे पूछें कि जो अपने पास में घरों में आरओ लगे रहते हैं, यदि हम आपको नहीं बताते और पूछ लेते कि आरओ का फुल फॉर्म क्या होता है तो पता नहीं होता, लेकिन हम आरओ ही बात करते हैं कि आरओ है, लेकिन आरओ का मतलब नहीं था पता, आज हमें मतलब पता चलेगा। उसका मतलब होता है प्रतिपरासरण। देखो अपन क्या करते हैं, प्रतिपरासरण, पहले हम इनकी भाषा को नहीं पढ़ेंगे, भाषा हम बाद में पहले समझेंगे, तो समझते हैं कैसे क्या होने वाला है। तो अपन समझते हैं, समझाओ सर समझाओ, तो समझने के लिए ही बैठे हैं। ए बनाया, ये बना दिया हमने, यहाँ पे हमने क्या लगाया, हमने लगाई अर्धपारगम झिल्ली को लगाया, इसको लगा दिया हमने, अर्धपारगम झिल्ली को हमने लगा दिया, वही काम है, बिल्कुल सब चीजें समान, कोई अंतर, ज्यादा कुछ अंतर नहीं होने वाला है यहाँ पे। अब देखो हमें क्या करना है यहाँ पे, हमने इसको लगा दिया कि हमारे पास में यहाँ पे है। यहाँ से देखो हमने क्या किया, वही अपन को पिस्टन सिलेंडर लगानी है भाई साहब, हमने आपको बताया कहाँ की तरफ लगानी है, सर जहाँ पे आपका मन, नहीं भाई साहब मन मर्जी से काम नहीं हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे पढ़ाई चल रही है, कोई हंसी मजाक नहीं चल रहा है। अरे सर हम तो मजाक कर रहे थे। तो
अपन को लगाना है अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ ही लगाना है, क्योंकि यहाँ पे भी रोल पूरा का पूरा परासरण दाब का होने वाला है कि परासरण दाब का यहाँ पे अहम रोल आने वाला है। अब देखो हमने क्या किया, यहाँ पे हम पात्र रख देते हैं, कोई बर्तन रख देते हैं जिससे हम पानी को साफ कर सकते। अभी हम देखते हैं कि आखिर पानी कैसे साफ होगा। देखो यहाँ पे हमने क्या लग दिया, यहाँ पे हमने रख दिया परासरण दाब पी के लिए रखा। अपन भर के रखते हैं क्या, विलयन को भर के रखते थे। चलो विलयन ना भरते हम की बार अपन भरते शुद्ध पानी। जब सर शुद्ध पानी भरा है तो हम साफ कैसे करें। अरे भाई तो सुन तो लो, पहले हम किसको साफ करने वाले हैं। यहाँ पे पहले से ही साफ पानी भर दिया, बता रहे हैं शुद्ध पानी है, ऐसा हमें चाहिए है। शुद्ध पानी प्योर वाटर है, प्योर वाटर शुद्ध पानी है, ठीक है। दूसरा हमने इसके अंदर भरा क्या, गंदा पानी। गंदा पानी का मतलब आपके पास में सी वाटर है, समुद्री पानी है, नमकीन पानी बोल सकते हो आप, ठीक है। या हमने सी वाटर को भरा, या आपका घर का पानी जिसको आप साफ करना चाहते हैं वो हमने भर के रख दिया भाई साहब। यहाँ पे लो ये भर के रख दिया, मतलब यहाँ पे शुद्ध पानी है एक केवल और केवल यहाँ पे विलायक है भाई साहब। क्या है, विलायक। और यहाँ पे भर दिया हमने समुद्री जल। आपको पता है समुद्री जल में क्या होता है, नमक घुला होता है, मतलब विलय के कण घुले होते हैं, इम्प्योरिटी घुली हुई होती है, इम्प्योरिटी इसके अंदर घुली हुई होती है। तो आप देखो यहाँ से समझो, आप समझना, इसको ध्यान से समझना, वही काम चलने वाला है यहाँ पे कि आखिर होने वाला क्या है। तो देखो हम इसको रंगहीन कैसे बना, रंगीन नहीं रंगीन कैसे बना। आप देखें यहाँ पे शुद्ध पानी, कोई गलती गंदगी घुली में नहीं घुली है, विलेय है, शुद्ध विलेय है, ओ विलायक है, सॉरी विलेय नहीं, हमारे हम अपने शब्दों को वापस लेते हैं, केवल और केवल शुद्ध विलायक है, विलेय का कण नहीं है। बहुत ही कम मात्रा में आप बोल सकते हो, यहाँ पे विलेय क्या है, कम दे रखा है, विलेय कम दे रखा है। समुद्री जल का मतलब क्या है, यहाँ पे विलेय घुल चुका है, इम्प्योरिटी इसके अंदर घुली हुई है, शुद्धियां पहले से घुली हुई है भाई साहब इसके अंदर। जबकि विलायक क्या होगा, विलायक कम होगा। यदि हम एक निश्चित आयतन की हम बात करें, उसमें हम बात कर रहे हैं, नहीं तो आपको जो अरे समुद्र इतना बड़ा समुद्र है उसमें आप कह रहे हो विलायक की मात्रा कम है, नहीं नहीं, गुस्सा नहीं होने का, आराम से समझने का। अब देखो अपने पास में होगा क्या, हमने देखा है ये जो SPM लगाई है, SPM जिसका मतलब है अर्ध पारगम झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, हमने लगाई है। ये क्या करेगी, ये करने वाली है, जो इसको करना वो करने वाली है। देखो क्या करेगी, इसका काम है कि केवल और केवल विलायक के कण को जाने दे, जबकि विलेय के कणों को रोक ले। ऐसा जाने नहीं देगा विलेय के कणों को। जब जाने नहीं देगी तो होगा क्या, जाने नहीं देंगे तुझे, किसको, विलेय को, विलायक को तो जाने देगी। तो यहां से विलायक के कण सीधे भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं धड़ाधड़ धड़ाधड़ तरीके से इधर जा रहे हैं। ओहो हो सर, ये तो सब अनर्थ हो गया। हमें पानी शुद्ध पानी बनाना था, लेकिन आप तो यहाँ शुद्ध पानी को भी गंदा पानी करने में लग गए हो। तो भाई साहब ये तो हो रही थी परासरण की क्रिया, अभी समझो तो गंदा पानी साफ होगा कैसे। हमने देखा कि ये क्रिया हमारी हो रही थी परासरण की, विलायक के मात्रा मतलब शुद्ध पानी गंदे पानी में जा रहा है, गंदे पानी मतलब समुद्री पानी में जाता जा रहा है। अब देखो अपन को क्या करना है, हमें यहां से लगाना है बाह्य दाब। ये जो बाह्य दाब लगाना, पहले हमने पिस्टन को दबाया, इतना दबाया कि जो परासरण की क्रिया हो रही है वो रुक जाए। क्या कहलाएगा सर, परासरण दाब कहलाएगा, वेरी गुड, परासरण दाब कहलाएगा। लेकिन जैसे ही हमने P का मान, अभी तो यहाँ पे रखो, P का मान परासरण दाब से ज्यादा रख दिया, कितना रख दिया, परासरण दाब से, मतलब हमने अब की बार दाब इतना लगाया कि पहले तो हम दाब जो लगा रहे थे
तो इतना लगाया था कि परासरण की क्रिया को रोक दे भाई साहब। लेकिन अब हमें क्या करना है, परासरण की क्रिया से भी ज्यादा लगाना है। जब हम और ज्यादा दबा देंगे, दाब लगा देंगे, तो होगा क्या, विलायक के कण इधर से इधर की तरफ गति करना प्रारंभ कर देंगे। ओ हो, विलायक के कण इधर से इधर की तरफ गति करना प्रारंभ कर देंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, एक काम परासरण के विपरीत हो गया, तो नाम दे दिया हमने इसका नाम प्रतिपरासरण दे दिया कि क्या है, प्रतिपरासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस। हमने देखा कि इतना बाह्य दाब लगाया हमने कि परासरण की क्रिया के विपरीत हो गया, तो इसको हमने बोला रिवर्स ऑस्मोसिस, परासरण की क्रिया के विपरीत हो गया। और आप देखने के लिए क्या मिला आपको, यहाँ पे जो गंदा पानी था, उस गंदे पानी से विलायक के कण गुजर जाएंगे, मतलब पानी पानी गुजर जाएगा, अशुद्धियां यहीं पे रुक जाएंगी, और जब अशुद्धियां यहाँ पे रुक जाएंगी तो यहाँ से हमें शुद्ध पानी मिलेगा, जिसको हम तुरंत उठा के पी सकेंगे। तो ये हमारा आरओ का काम था। किसका काम था, आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस का काम था। आप लोगों के सबके घरों पर लगे रहते हैं, ठीक है। तो आप कुछ बता सकते हैं लोगों से, मतलब ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री का क्वेश्चन है भाई, तो दिमाग वाला क्वेश्चन है, घर का क्वेश्चन है, ठीक है, कि आखिर आरओ किस तरीके से काम करता है, तो आपको ये करें। देखो कई बार हमसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, वो प्रतिपरासरण के अलावा बोल देता है कि पानी के शुद्धिकरण की विधि बताइए, कैसे आप साफ करते हैं। तो वहां पे आप जो हमने शुद्ध पानी और गंदा पानी या समुद्री पानी को लिया है, इसी तरीके को लेके काम करें। अब देखो अपने पास में क्या दे रखा है, विलायक और विलायक एवं विलयन को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अलग कर दिया जाता है। कर दिया भाई साहब मैंने, विलायक है, विलयन है। विलयन पर अधिक दाब लगाकर विलायक के अणुओं का विलयन से विलायक की ओर जाना। अब कहां से जा रहे हैं विलायक के कण, विलयन से विलायक की ओर जा रहे हैं भाई साहब, विलयन से विलायक की ओर गति कर रहे हैं, विलयन से विलायक की ओर गति कर रहे हैं, ठीक है। क्या कहलाएगा, प्रतिपरासरण कहलाएगा, ठीक है। आप सीधा का सीधा बोल सकते हो कि वह उच्च दाब जिस दाब पर परासरण की क्रिया क्या हो जाए, विपरीत हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिपरासरण बोल देते हैं। तो अपने पास में इसका हम उपयोग करते हैं। इसका उपयोग समुद्री पानी को पीने योग्य बनाने में किया जाता है, हमें शुद्ध पानी में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको करते हैं। आप दूसरी शब्द पढ़ ले यहाँ पे, उच्च दाब, उच्च दाब, उच्च दाब या उच्च दाब का प्रयोग करके जल को अधिक सांद्रता वाले घोल से, जल कहाँ पे है, अधिक सांद्रता, ये रही भाई साहब, मतलब विलेय ज्यादा घोला है, अधिक सांद्रता वाले घोल से कम सांद्रता वाले घोल की ओर प्रवाहित किया जाता है, किया जा रहा है। यह साधारण परासरण की विपरीत दिशा में होता है भाई, तो हमने बोला ही है, ऑस्मोसिस के जस्ट विपरीत होगा, तभी तो जाके नाम होगा रिवर्स ऑस्मोसिस या प्रतिपरासरण होगा, ठीक है। तो इसको आप समझ सकते हैं, बढ़िया तरीके से आप इसको नोट करें, ठीक है, और इसको आगे सीखें आप, ठीक है। तो अपने पास में आज हम क्या इतना ही करने वाले हैं, हमने आज इसको देखा, हमने परासरण को देखा, प्रतिपरासरण को देखा, परासरण दाब को देखा। इनके परासरण दाब के जो क्वेश्चंस हैं अपने पास में क्वथनांक में, उन्नयन, हेमांक में, अवनमन के क्वेश्चन है, इनको हम अगले लेक्चर में करने वाले हैं, तीनों जगह पर। कल का अगले जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम केवल और केवल क्वेश्चनों को ही रखने वाले हैं, हम केवल क्वेश्चन को कल करेंगे। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई सब लोगों।